जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा आज का सेशन है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें हम हिंदी से जुड़े हुए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 25 आउट ऑफ 25 भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमन गीत गा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाच्य के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हमें वाच्य का मीनिंग पता होना चाहिए। तो वाच्य किसे कहते हैं? देखो, जो हमारा सेंटेंस है यानी कि वाक्य है, जब हमें ये पता लगे कि जो वाक्य है यानी कि सेंटेंस है उसमें किसकी प्रधानता है, क्या उसमें कर्म की प्रधानता है या फिर कर्ता की प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाच्य के कितने भेद हैं? तो आपने बता देना भाई वाच्य के 3 भेद हैं, कर्म वाच्य, कर्तृ वाच्य और भाव वाच्य। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, हमें इस तरह का वाक्य दिया गया होगा, सेंटेंस दिया गया होगा और हमसे क्या पूछा होगा कि भाई इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य, कृत वाच्य या फिर भाव वाच्य। ठीक है, कैसे हमने पहचान करनी है, ट्रिक के साथ सीखेंगे। आपने थोड़ा ध्यान इस तरफ देना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो सुमन गीत गा रही है, आपको ये पता होना चाहिए जो इंसान काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, यानी कि इस वाक्य में सुमन काम कर रही है ना, क्या काम कर रही है? गाना गाने का। तो जो सुमन है वो क्या हो गई? कर्ता। सेम इसी तरह से कर्ता संज्ञा भी हो सकती है, कर्ता सर्वनाम भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, ठीक है जी, वह गाना गा रहा है, तो यहां पे सर्वनाम है ना, किसी का नाम नहीं है, वह यूज हो रहा है। तो यहां पे भी क्या पता लग रहा है, काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो यहां पे वह कर्ता हो गया। ठीक है, यानी कि जो इंसान काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे कर्ता। पहली चीज तो हमारी ये क्लियर होगी। अब दूसरी हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कर्म क्या है। हमने कैसे पहचाना कि वाक्य में कौन सा कर्म है? इसी चीज से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछा जाता है ना, एक सेंटेंस दिया गया होगा और हमसे पूछा गया होगा कि भाई इसमें कौन सी क्रिया है, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? तो आप वही चीज यहां पे भी सीख पाओगे। देखो, हमने जो कर्म है वो कैसे पहचानना है। देखो, सुमन गीत गा रही है, काम कौन कर रही है? सुमन, ये तो हमें पता लग गया। अब देखो, जो हमें वाक्य दिया गया होगा, हमने वहां से एक प्रश्न करना है, क्वेश्चन पुट करना है। क्वेश्चन क्या पुट करना है? क्या लगाकर। ठीक है, हमने एक वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन वाला वर्ड क्या। उसको लगाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कर्म होगा। अगर आंसर आ गया तो उसमें क्या है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगी, यानी कि कर्म के साथ। ये आप लिख लोगे अपने नोट्स में, सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के बिना। ठीक है, अगर क्या लगाकर आंसर आ गया तो वहां पे हमारा कर्म होगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली। देखो, सुमन गीत गा रही है, इस वाक्य में हमने एक वर्ड यूज करना है क्या, उससे क्वेश्चन बनाना। देखो, सुमन क्या गा रही है, सुमन क्या गा रही है। ठीक है जी, अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? हाँ जी, 100% मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? सुमन गीत गा रही है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि सबसे पहले इस वाक्य में हाँ जी हमारा कर्म छुपा हुआ है, इस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया कर्म के साथ। दूसरी बड़ी चीज कि यहाँ पे जो कर्म है वो गीत हो गया, जबकि कर्ता तो हमें पता ही है जो काम कर रहा है वो हमारी होगी सुमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे कृतवाच्य को। कृतवाच्य हम किसे कहते हैं? देखो, जिसमें जो क्रिया है, ध्यान से देखना है, जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग या वचन के अनुरूप हो। जो लिंग या वचन कर्ता का है वही लिंग वचन जब क्रिया का आ जाए तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। कैसे देखना है? देखो, सुमन गाना गा रही है, ये जो सुमन है स्त्रीलिंग है। ठीक है, सुमन स्त्रीलिंग है और ये जो हमारी क्रिया हो रही है ना, गा रही है,
सिंगिंग करने की क्रिया है, ये भी यहाँ पे स्त्रीलिंग में ही आ रही है। नहीं समझे, दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझ जाओगे। देखो, पंकज पढ़ा रहा है, ठीक है जी, पंकज पढ़ा रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, पंकज पुल्लिंग हो गया और ये जो क्रिया है वो भी तो पुल्लिंग आ रही है ना, पढ़ा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल दे देता हूं, सोनिया पढ़ा रही है, सोनिया पढ़ा रही है। अब यहां पे क्या हुआ, जब हमने स्त्रीलिंग यूज किया, सोनिया लिख दिया पंकज की जगह, तो यहां पे जो हमारे पढ़ाने की क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग होगी। पंकज के टाइम आ रहा था पढ़ा रहा है, सोनिया के टाइम आ रहा है पढ़ा रही है। ये तो हमें पता लग गया कि ये जो क्रिया है, ये जो पढ़ा रही है यानी कि टीच करने की ये जो क्रिया है वो सोनिया के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर हमारा जो करता है वो स्त्रीलिंग होगा, जैसे सोनिया है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, पढ़ा रही है। अगर हमारा जो करता है वो पुल्लिंग होगा, पंकज, तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी, यानी कि पढ़ा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो, रमन रमन नाच रहा है। देखो, रमन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया नाच करने की जो क्रिया है वो भी रहा है में आ रही है। जबकि अगर मैं बोलूं रीमा, रीमा तो आएगा नाच रही है, यानी कि जब रीमा हमारा स्त्रीलिंग हो गया तब क्या हुआ, तो क्रिया भी हमारे स्त्रीलिंग में आ रही है। ये तो हमें लिंग का पता लग गया। अभी हम देखेंगे वचन का। देखो, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है। जब हमारे कर्ता के एक वचन है, वह एक वचन है ना, तो क्रिया भी एक वचन में हो रही है, पढ़ रहा है। जब हमारा जो कर्ता है बे यानी कि बहुवचन में है, तो क्या आएगा, पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब जो हमारा कर्ता है वो हमारा बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में हो रही है, ठीक है। अगर जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुरूप हो, जो हमारा लिंग या वचन कर्ता का है, वही लिंग वचन अगर हमारी क्रिया का हो तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा आ गया जी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हम किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो, कर्म की, ठीक है। अब देखो, हमने क्या यूज करना है, हमने कैसे पता करना है कि जो कर्म है वो कहां पे है। देखेंगे, जैसे राम ने जूता खरीदा, जूता खरीदा, ठीक है। अब यहां पे हमने फाइंड करना है कि कर्म क्या है। देखो, राम ने, हमने क्या यूज करना है, क्या वर्ड का यूज करना है। राम ने क्या खरीदा, आंसर आएगा जूता खरीदा, तो जूता तो हमारा हो गया जी कर्म। अब देखो, राम ने जूता खरीदा, जो लिंग जूते का है यानी कि कर्म का है, उसी के अनुरूप हमारी क्रिया होगी, यानी कि खरीदा। अगर नहीं समझे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, राम ने चप्पल खरीदी, चप्पल खरीदी, ठीक है। अब यहां पे वैसे तो कर्ता राम है, कर्ता राम है, लेकिन ये जो हमारी क्रिया है वो खरीदी आ रही है। इसमें हमें सामने पता लग गया कि कर्ता के अनुरूप हमारी क्रिया नहीं हो रही। जो क्रिया है किसके अनुरूप हो रही है, कर्म के अनुरूप हो रही है। देखो, चप्पल स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया क्या हो रही है, खरीदी। समझ गए? मुझे उम्मीद है ये जो चीज है आप सभी को समझ आ गई होगी। भाववाच्य मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सुमन गीत गा रही है, सुमन के अकॉर्डिंग ही यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग ही हमारी क्रिया हो रही है, तो ये कृतवाच्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रिक है। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे इस तरह से पहले आधा हो, आधा वर्ण, फिर वही वर्ण जो है वो पूरा हो, जैसे आधा च पूरा च, ठीक है, आधा ल पूरा ल, ठीक है, आधा क पूरा क। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, देखो, उच्चारण, ठीक है, हमें क्या पता लग रहा है, आधा च है पूरा च है, एक ही जो हमारा डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार आधी फॉर्म में, एक बार फुल फॉर्म में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आधे वाला है, जैसे आधा जो च है फिर पूरा च है, हमने क्या करना है, आधे वाले च को हटाकर त लगा देना है। कैसे, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, देखो, उत, त हलंत वाला प्लस चारण। हमने क्या किया, जो आधा च है इसको हटा के त लगा दिया, ठीक है। एक और देखेंगे, जैसे तल्लीन, इसका आपने खुद बनाना है। देखो,
आधा ल है पूरा ल है, हमने क्या करना, आधे ल को हटा के त हलंत वाला लगा देना। इसका कैसे बनेगा, तत् धन लीन। समझ गए। देखो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम तो संधि विच्छेद खुद कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो रूल है एक जगह अप्लाई नहीं होता, जब म हो, ठीक है। अगर दोनों जगह म हो, आधा म पूरा म, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, तो होगा यूं कि यहां पे त नहीं आएगा तब म ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर बाकियों में यही रहेगा, लेकिन जब हम म की तरफ जाएंगे तब ये जो त वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तब क्या होगा, जैसे सम्मान, सम्मान, ठीक है। तो होगा हमारा म ही रहेगा, सम धन मान, धन मीन्स प्लस, ठीक है। बाकी सिचुएशन में अगर म ना हो तो जो मैंने आपको बताया वही रहेगा, आधे वर्ण को हटाकर हम हलंत वाला त लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और गारंटी लेता हूं कि इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। हमने जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का बैच चलाया हुआ है, जो कि अभी हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। जो भी हमने लाइव क्लासेस लगाई हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको हैंड रिटन नोट्स A to Z, और जो हमारी लाइव क्लासेस, यानी कि देखो जैसे हमने लाइव क्लास लगाई हुई है ना, वही क्लास हमारी एज इट इज ही सेव हो गई है, और वो जो पूरा बैच है हमारा क्रिएट हो गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। जो हमारा बैच है आपको मात्र 500 में मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट है। जब हम लाइव क्लास लगाते थे, यानी कि जब हम अपना जो बैच है वो क्रिएट कर रहे थे, तो 700 रुपये पर मंथ आपको देनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, 500 टिल एग्जाम डेट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखाई हुई है, और मैक्सिमम जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे तो मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि आप भाई कंपटीशन में बहुत पीछे रह रहे हो, क्योंकि देखिए दोस्तों बच्चे अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि कम बच्चों का क्लियर होगा, इस बार हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमने उनकी A to Z प्रेपरेशन करवाई हुई है। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आपके लिए जरूरी है, मेरी यही आपको रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा सही चीज रिकमेंड करता हूँ, कभी भी गलत चीज रिकमेंड नहीं करता। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मुझे मैसेजेस करते हैं, सर हमारी प्रेपरेशन नहीं हो पा रही। मैं उनको एडवाइस देता हूं, भाई आपने किस तरह से सोच रखा है, क्या आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलता हूं कि मेरे साथ जुड़ो, मैं उनको अलग अलग यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड करता हूं, अलग अलग लोगों के बैच भी रिकमेंड करता हूं, और उनको ये भी एडवाइस देता हूं कि भाई आप सेल्फ स्टडी भी करिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा वही चीज रिकमेंड करता हूं जो कि आपके लिए अच्छी हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है HP एग्जाम्स विद जेरी, ठीक है। जो हमारे यूट्यूब का चैनल है वही सर्च करना, एप्लीकेशन मिलेगी आपको, आई थिंक अंडर 40 MB होगी, 40 MB से कम ही है। आपने उसको डाउनलोड किया, लॉगिन किया, लॉगिन विद व्हाट्सएप नहीं करना, लॉगिन विद अदर ऑप्शन करना है, ठीक है। जैसे आपने लॉगिन किया, नीचे आपको एक ऑप्शन चूज शो होगा जो कि रहेगा स्टोर का। स्टोर के ऊपर गए, फिर आपको बैच शो हो जाएंगे, ऊपर लिखा होगा जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025, ठीक है। बैच को सिलेक्ट करना, फिर उसमें आपने पेमेंट कर देनी है, ठीक है दोस्तों। जल्दी करिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आप कर रहे हो तो आपकी A to Z प्रेपरेशन हो जाएगी, उसी में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाओगे, और जब तक आपका एग्जाम होगा भाई आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप बोलोगे कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ आता है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, इसमें हमने सारे सब्जेक्ट टीच किए हुए हैं, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अव्यय के कितने भेद हैं। अब अव्यय हम किसे कहते हैं, अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द हम कहते हैं अव्यय को, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे अभी समझ जाओ कि ये जो अव्यय है इसके कितने भेद हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अव्यय के कितने भेद है, 5 भेद है, और ये जो भेद है वो कौन कौन से हैं लिख लेने हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आ गया संबंध बोधक अव्यय। तीसरा आ गया समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा आ गया विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा आ गया, पांचवा आ गया जी हमारा निपात। तो देखेंगे क्रिया विशेषण पहला, संबंधवाचक दूसरा, समुच्चय बोधक तीसरा, विस्मय बोधक चौथा, और निपात पांचवा। इसी तरह से 5 हमारे क्या हो गए, अव्यय। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा,
उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। मैंने आपको पीछे जैसे कॉन्सेप्ट समझाया है। क्या करना है जी, हमने जो हमारा आधा है, देखो इसमें वैसे दोनों आधे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आधा वाला जो है उसको त में कन्वर्ट कर देना है। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, उत हलंत के साथ धन जबल। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। उज्ज्वल लिखने का सही तरीका, दोनों जगह आधा ज ही आएगा, ध्यान देना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका तो वैसे ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। आधा ज हटा के हमने त हलंत वाला लगा दिया। ठीक है। अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चिन्ह लिखने का, चिन्ह होता है ना सिंबल, उसको लिखने का सही तरीका क्या है। तो मैं आपको बता दूं, चिन्ह लिखने का एक ये तरीका है। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं ना, गलत लिखते हैं हम, देखना है आपने, चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको लिखने का सही तरीका या तो ये हो गया, ठीक है, या तो ये हो गया, ये इस तरह का, नीचे न आएगा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों आपको यहां पे भी दिखेंगे, आपने टिक कर देना है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाला ह है, इसके नीचे मैंने हलंत लगाया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपने जरूर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिनों में होने वाला। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रोजाना होने वाला क्या होता है जी, दैनिक। ठीक है, हर रोज होने वाला दैनिक हो गया। ठीक है, सप्ताह में एक बार यानी कि हफ्ते में एक बार होने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं कहते, साप्ताहिक कहते हैं। ये वाला भी हमें पूछा जाता है, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, तो आपने साप्ताहिक ना करके साप्ताहिक लिखना है। ठीक है, अब हमारी आती है 15 दिनों में एक बार आने वाला, तो उसको हम कहते हैं पाक्षिक। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चन ये ऐसा भी पूछा जाता है कि 2 सप्ताहों में एक बार होने वाला, उसको भी हम पाक्षिक ही कहते हैं। और पाक्षिक की जगह आपको एक और ऑप्शन मिल सकता है, द्विसप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, तो द्विसाप्ताहिक और पाक्षिक एक ही चीज है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, 15 दिनों में होने वाले को क्या कहते हैं, या फिर 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्तों में होने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो पे हम लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक्स। मैंने आपके बोलने पे इतनी लंबी वीडियो बनाई हुई है, तो आप, जबकि मेरा गला भी खराब है, आपने इस चीज को नोट करना है। आगे है जी, रोगी से उठा नहीं जाता। इसमें वाच्य क्या है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर तो मैंने आपको कृत वाच्य, कर्म वाच्य समझा दिए थे। अब तीसरा वाच्य भाव वाच्य। एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे जब कर्ता के साथ से लगा हो, कर्ता के साथ कौन सा वर्ड लगा हो, से, तो हमारा वाच्य आएगा भाव वाच्य। देखो, रोगी कर्ता हो गया, रोगी के साथ क्या लगा है, से। ऐसा भी आ सकता है, उससे। जरूरी नहीं है कि ये जो से है वो अलग ही हो। जैसे रोगी एक वर्ड है, से उससे अगला है। कई बार एक ही शब्द के साथ भी से पीछे जुड़ा होता है, तो यहां पे भी आपको कर्ता के साथ से लगेगा, से दिखेगा, झट से पहचान जाना, भाववाच्य होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तुम ठीक 8 बजे आ जाना। इसमें 8 क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो 8 है वो आ गया निपात। निपात क्यों हुआ, देखो, निपात हम कहते कि से ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है जो कि सेंटेंस को एक बल प्रदान करे, सेंटेंस के ऊपर एक भार डाले। अब जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपने सुनना है। देखो, अगर हम निपात का यूज ना करें तो भी जो हमारा सेंटेंस है वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, देखो, तुम ठीक 8 बजे आ जाना। ठीक है, 2 सेंटेंस है, तुम 8 बजे आ जाना, आ जाना। ठीक है, दूसरा है जी, तुम ठीक 8 बजे आ जाना। दोनों एक्सेप्टेबल है, व्याकरण की दृष्टि से दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब हमने देखा तुम ठीक 8 बजे आ जाना, पहले ये बोल के देखो, तो खुद बोल के देखना है, तुम 8 बजे आ जाना, सिंपल सी चीज पता लग रही है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तुम 8 बजे आ जाना, तो हमें क्या पता लग रहा है भाई, तो हमें यह पता लग रहा है कि ये जो वाक्य है इसमें एक तरह की फोर्स दी जा रही है, एक वर्ड की एक जगह पे बल दिया जा रहा है, तो इनको हम निपात कहते हैं। ठीक है, निपात के और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा।
ठीक है। जब हमने बोला मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, सेंटेंस तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब हम बोले मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, सेंटेंस में एक तरह का हमें बल देखने को मिल रहा है, एक फोर्स हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो भी है ये भी निपात हो गया। अगर इसकी जगह ऐसे होता मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो जो ही है वो भी हमारा निपात ही आना था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। देखो अब क्या है, तुम ही मेरे साथ आना, जब मेरे साथ तुम ही आना, सोचो इसमें निपात क्या है। 1 2 3 टाइम अप। अगर आपने सही सोचा कि जो निपात है वो ही है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपने इस वीडियो को दोबारा से देखना है। आगे 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अस्त्र है। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है, तलवार है, गदा है, ढाल है। ढाल किसे हम कहते हैं, तलवार जो होती है ना, तलवार होती है, उससे बचने के लिए एक गोल सा यंत्र होता है ना, उससे हम ढाल कहते हैं। ठीक है, देखो पकड़ा होता है हाथों में ताकि तलवार से बच सके, उसे ढाल कहते हैं। ठीक है, एक चीज नोटिस करी आपने, तलवार को भी हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं, गदा जिसको गुरेज कहते हैं वो भी हाथ में पकड़ा रहता है, और जो ढाल है उसको भी हाथ में पकड़ कर रखते हैं, जबकि जो गोली है उसको हम दूर चलाते हैं। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि यहां पे दो चीजें आ रही हैं। पहली आ रही है शस्त्र। ठीक है, शस्त्र हम किसे कहते हैं, शस्त्र हम कहते हैं जिनको कि हम हाथ में पकड़कर लड़ाई करते हैं, और अस्त्र हम किसे कहते हैं, जिनको कि हम दूर फेंकते हैं, हमला करने के लिए फेंकते हैं। तो यहां पे गोली आ गया अस्त्र। इसी तरह से अगर होता बाण, तो बाण भी दोस्तों क्या होना था, अस्त्र ही होना था, क्योंकि बाण को भी तो हम दूर फेंक रहे हैं ना। बाण होता है तीर, मैंने धनुष नहीं बोला। धनुष की अगर हम बात करेंगे, धनुष होगा हमारा शस्त्र, क्योंकि वो हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि जो तीर है जो कि धनुष से निकल कर बाहर जा रहा है वो हमारा आएगा अस्त्र। उम्मीद है चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है जी, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं भाई रस को। किसे कहते हैं, रस को। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई रस किसे कहते हैं। देखो आप सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, सैड सॉन्ग जब आप सुन रहे हो आपका मूड उदास है, आपको पुरानी यादें आए जा रही है। ठीक है, जब आप डांसिंग वाले गीत सुनते हो तो आपको एक यानी कि अजीब सा आपका डांस करने का मन करता है। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता लग रहा है, जब हम सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो उससे हमें कौन सा रस मिल रहा है, उदासी का रस। जबकि जब हम डांस वाले सॉन्ग लगा रहे हैं तो हमारे मन में एक खुशी आ रही है। ठीक है, तो यही चीज है हमारी रस। ठीक है, रस की अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे बोला जाता है कविता से, यानी कि यहां पे हमें बोला जाता है कि रस किसे कहते हैं, रस हम कहते हैं काव्य से मिलने वाले आनंद को। चाहे यहां पे आनंद लिखा हुआ है, काव्य से मिलने वाले आनंद को हम रस कहते हैं। वो जो आनंद है दुख वाला भी हो सकता है, सुख वाला भी हो सकता है। ठीक है, आगे है जी, रस के कितने अंग हैं। रस के कितने अंग है, रस तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है तो आएगी 9। ठीक है, रस वाला टॉपिक मैं आपको अलग से करवा दूंगा क्योंकि काफी लंबा है, इंटरेस्टिंग भी है। एक ही वीडियो में अलग अलग चीजें मैंने पकड़ी हुई हैं, तो हर एक चीज के डीप में जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो रस के अंग है भाई साहब 4 है। मैं आपको समझा देता हूं कौन कौन सा है। पहला आ गया स्थाई भाव। ठीक है, दूसरा क्या आ गया जी हमारा विभाव, लिखना है आपने, स्थाई भाव विभाव आ गया। तीसरा हमारा आ रहा है जी, तीसरा हमारा अनुभाव। अनुभाव, पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। चारों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लेंगे जी स्थाई भाव। स्थाई भाव, अब ये जो स्थाई भाव है जी क्या चीज है, देखेंगे दोस्तों हर एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के भाव होते हैं। जैसे कोई खुश रहता है, किसी के अंदर प्रेम छुपा हुआ है, कोई डरता है। जो स्थाई भाव है वो हमारे ऐसे भाव है जो कि हर एक इंसान में होते ही होते हैं, जिनको जागृत करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो आप एक जंगल में गए,
इधर शेर है, इधर भालू, बीच में आप फंस गए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कौन सा स्थायी भाव जागेगा? डर का, जो कि आपके अंदर पहले से ही था लेकिन सिचुएशन के कारण जाग गया, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्थायी भाव। दूसरा हमारा आ रहा है जी, दूसरा आ रहा है विभाव। विभाव, ठीक है जी। दूसरा आ रहा है विभाव। विभाव हम किसे कहते हैं? जिस परिस्थिति के साथ, जिस परिस्थिति में हमारा स्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि स्थायी भाव जागता है। अब यहाँ पे कौन सी परिस्थिति है कि डर वाला जो स्थायी भाव है जाग रहा है? परिस्थिति ये है कि एक साइड शेर है और एक साइड भालू है, ठीक है। आप प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो इससे जो प्रॉब्लम है, शेर और भालू की प्रॉब्लम है, इसे हम कहेंगे विभाव। क्योंकि अगर ये चीज ना होती तो आपका डर नहीं जागना था, ठीक है। तो विभाव ये हो गया। अब तीसरा हमारा आ गया अनुभाव। अनुभाव हम किसे कहते हैं? रिएक्ट, यानी कि स्थायी भाव के जागृत होने के कारण जो भी हम रिएक्ट करते हैं, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ठीक है। देखो, एक तरफ हमारा शेर है, एक तरफ हमारा भालू है, ठीक है। तो हमारा जो अनुभाव है वो क्या होगा? स्थायी भाव जागने के बाद जो हम रिएक्ट करते हैं, हम जोर जोर से चिल्लाना शुरू करेंगे, या तो भागने की कोशिश करेंगे, कभी इस साइड जाएंगे कभी इस साइड जाएंगे। तो ये जो डर लगने के कारण एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है जी। चौथा है जी संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई। संचारी भाव क्या है? छोटे छोटे भाव है हमारे। जैसे देखो, अब जब मैं इस परिस्थिति में फंस गया तो मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि यार मैं ही पागल था जो मैं पैसों के लिए ऐसी जगह आ गया, मैं ही पागल था जो मैं ये कर दे, मैं अपने आप को गालियां निकालना शुरू कर दूंगा। तो ये जो छोटे छोटे हमारे मन में चीजें आ रही हैं, इनको हम संचारी भाव कहेंगे। और संचारी भावों की संख्या कुल 33 है, 33, ठीक है। चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्यय के कितने भेद है? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जो हमारा प्रत्यय है उसके 2 भेद है। मैक्सिमम ट्यूटर आपको ये चीज नहीं करवाते, हमने आपको बैच में भी डीप चीजें करवाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा जैसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपने अभी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आईडी का नेम भाई है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। जाइए और उसको जरूर, हमारा जो चैनल है यानी कि हमारा जो अकाउंट है उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद है भाई? 2 भेद है। पहला हमारा आ गया कृत प्रत्यय, दूसरा आ गया तद्वित प्रत्यय। 2 भेद है किसके? इसके अपने प्रत्यय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के कितने अंग है? वाक्य के है जी 2 अंग। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग है। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, जानेंगे। जैसे राम ने साइकिल चलाई, राम ने साइकिल चलाई, तो जो उद्देश्य है वो कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही हो उसको उद्देश्य कहते हैं। यहां पे राम जो है वो उद्देश्य है। विधेय किसे कहा जाता है? विधेय हम कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही है। तो राम जो उद्देश्य है उसके बारे में बात क्या हो रही है कि उसने साइकिल चलाई, राम उद्देश्य हो गया। इसके अलावा जो भी हमारी वर्डिंग बच रही है वो विधेय हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? इसका जो आंसर है आपको गूगल पे भी सही नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद है। अगला क्वेश्चन, सभी योग रूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं सभी योग रूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा 15, विकारी शब्दों के कितने भेद है? पहले हम अव्यय के भेदों के बारे में हमने जाना था, अव्यय हम कहते हैं अविकारी शब्द। अभी हम जानेंगे विकारी शब्दों के भेदों के बारे में। तो भाई इसके 4 भेद है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। विकारी शब्दों के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी, विकारी अविकारी, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं यहाँ पे काम करता हूँ आपको, यानी कि हर एक आधार पर शब्दों के भेद बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले
अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक, ठीक है जी। नीट लिख लेनी है आपने। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अगर पूछा गया होगा सार्थक शब्दों के कितने प्रकार, सार्थक शब्दों के 4 प्रकार है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा सार्थक शब्दों के कितने प्रकार है, तो हम बोलेंगे 4 प्रकार है। अगला आएगा जी हमारा रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 भेद है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है, कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, 3 भेद है, ठीक है। आगे है जी उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? 4 भेद है। कौन कौन से है जी? तत्सम आ गया, तद्भव आ गया, देशज और विदेशज, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि उद्गम के आधार पर कितने भेद हो गए? 4। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रचना व्युत्पत्ति, तो ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। रचना के आधार पर कितने हैं, कई बार ऐसा ही पूछा था, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने। आपने सारी चीजों को नोट कर लेना है। आगे रीमा साइकिल चलाती है में कौन सी क्रिया है, ठीक है। अब देखो सकर्मक मीन्स जिसमें कर्म छुपा हुआ हो, अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म ना छुपा हुआ है, ठीक है। देखो रीमा साइकिल चलाती है, हमने क्या यूज करना है, क्या वर्ड यूज करके। रीमा क्या चलाती है, आंसर आ रहा है साइकिल, हाँ जी। इसमें सकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कर्म छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। कौन कौन से? सरल हो गया, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इससे रिलेटेड मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, डीपली हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट का उच्चारण स्थान क्या है, बोल के देखो। ट ट आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम ट बोल रहे हैं, ठ बोल रहे हैं, ड बोल रहे हैं, ढ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमारी मसूड़े ऊपर वाले दांत है उनकी जो अंदर वाली मसूड़े हैं, ठीक है, वहां पे हमारी जीभ टच हो रही है, जिसको कि हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या चीज है? आधा ल पूरा ल। हम क्या करेंगे, आधा ल हटा के हलंत वाला त लगा देंगे, उत धन लास, क्या बन गया? उल्लास, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको पता नहीं लग रहा बैच कैसे ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8219699057, ठीक है जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।